हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिजीज के ऊपर बात करेंगे। डिजीज से जुड़ी हुई आज हम लोग 40 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में, पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले जीके के जो भी आधारित परीक्षाएं होंगी, वो एसएससी की हो, वो रेलवे की हो, वो राज्य के पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये काफी लाभदायक साबित होने वाले हैं। बच्चों, आप इन प्रश्नों को पहले खुद से आप हल करें और इसके बाद वीडियो में बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर लें। यदि आपको किसी प्रश्न के जवाब को लेकर के संदेह हो तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। बच्चों, एक और रिक्वेस्ट आपसे है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा हुआ है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी जीके आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और आप अपने ग्रुप में भी इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का भारत से उन्मूलन हो गया है? मतलब वो बीमारी अब भारत में नहीं है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है प्लेग, कालाजार, चेचक और पोलियो। बच्चों, ये जो बीमारी है ये केवल भारत से ही नहीं, समूचे विश्व से इसकी उन्मूलन हो चुका है। अभी विश्व में कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया है 1978 के बाद से। 1978 के बाद से पूरे विश्व में कहीं भी इस बीमारी का पता नहीं चला है। मतलब ये पूरे विश्व से ये बीमारी खत्म हो चुका है और ये बीमारी का नाम है चेचक। ये बीमारी का नाम है चेचक, आप ऐसे समझे। चेचक लास्ट में है ना 1978 में ये रिपोर्ट आया था। इसके बाद से अब तक चेचक का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। ये भारत और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों से ये जो बीमारी है इनका उन्मूलन हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 में। बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी एक टीका है जिसका प्रयोग किया जाता है खसरा मीजल्स में, गलसुआ मम्स में, टीबी में और निमोनिया में। किस बीमारी के स्थिति में हम बीसीजी का प्रयोग करते हैं? खसरा में, गलसुआ में, टीबी में और निमोनिया में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है सी, है ना। बीसीजी का प्रयोग होता है टीबी में। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट गुआरिन। ये बीसीजी का पूरा नाम है, बैसिलस कालमेट गुआरिन। और बीसीजी का टीका नवजात बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो 2 का आंसर हमारा जो बनेगा वो सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ना, हमें उस रोग को खोजना है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी माध्यम से वो नहीं फैलता है। मतलब वो संक्रामक नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है। संक्रामक का मतलब आप कम्युनिकेबल समझे। एड्स, लॉकजा, स्लीपिंग सिकनेस और आर्थराइटिस। बच्चों, अगर आप डिजीज को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एड्स के कई कारण है। ठीक है ना। एड्स के सेक्सुअल कांटेक्ट भी है, संक्रमित जो सिरिंज से जो सुई दिया जाता है वो भी कारण है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका संक्रमण होता है किसी पर्सन से पर्सन में या थिंग्स से पर्सन में। मतलब ये फैलता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। लॉकजा, जिसको हम आम भाषा में टेटनस कहते हैं, ये भी संक्रमण से फैलता है। आप कटे फटे अगर आपके शरीर का कोई अंग है, यदि वो मिट्टी के संपर्क में आता है, डस्ट के संपर्क में आता है, तो आपको टेटनस होने की संभावना बनी रहती है। टेटनस का ही दूसरा नाम है लॉकजा। यानी कि ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलता है मिट्टी से। चलिए, स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा, ये सीसी मक्खी द्वारा फैला जाने वाला रोग है। सीसी मक्खी इसको फैलाती है, सीसी मक्खी इसकी वाहक है। यानी कि ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन आर्थराइटिस जो है ना, ये एक जोड़ों का दर्द है। एक आप ऐसे समझिए, सामान्य भाषा में जोड़ों का दर्द है और ये किसी व्यक्ति को होता है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आर्थराइटिस नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि ये संक्रामक रोग नहीं है। इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब है कि हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो ए संक्रामक है, बी संक्रामक है, सी संक्रामक है, लेकिन डी संक्रामक नहीं है।
अतः हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है, यानी कि हवा से फैलती है। आपको इसमें से एक बीमारी का नाम पता करना है जो हवा से फैलती है। टाइफाइड, निमोनिया, पेलेग्रा और सिफिलिस। बच्चों अगर आप पढ़ेंगे पूरे डिजीज को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो टाइफाइड है ये दूषित जल और भोजन से फैलने वाला ये रोग है। दूषित जल और भोजन से फैलने वाला ये रोग है, ठीक है ना, ये हवा से नहीं फैलता है। अच्छा, प्लेग्रा जो है ना ये नियासिन यानी कि विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज में आता है। विटामिन B3 के कमी से प्लेग्रा होता है, नियासिन जिसको आप कहते हैं। इसका मतलब है कि हवा से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैलने वाला रोग है, इसका हवा से कोई लेना देना नहीं है। तो हवा से जो फैलने वाले जो रोग है वो निमोनिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 का राइट आंसर हमारा बी होगा। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वो हवा के माध्यम से वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो प्रवेश करता है। तो कहने का मतलब है कि 4 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 5 में, कह रहे क्या, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोलियो का टीका का खोज किया गया। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जेनर, एडवर्ड जेनर द्वारा, डॉक्टर साल्क द्वारा, लैंडस्टीनर द्वारा और हेल द्वारा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल ही मतलब डिजीज के कैटेगरी से पूछे जाते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए साल्क, साल्क द्वारा, ठीक है ना। साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था, इसलिए पोलियो का टीका का एक नाम साल्क टीका भी है, साल्क वैक्सीन, ठीक है ना, साल्क। इसका मतलब कि राइट आंसर 5 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। आते नंबर 6 में, कह रहा है क्या, हाइड्रोफोबिया मतलब रेबीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया के लिए कौन जिम्मेदार है, या हम यूं कहें सामान्य भाषा में रेबीज के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रोटोजोआ द्वारा ये होता है, वायरस द्वारा होता है, कृमि द्वारा होता है और बैक्टीरिया द्वारा होता है। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वायरस, है ना, वायरस इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि 6 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 सवाल कर रहे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी अफ्रीकन निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है। कौन सा परजीवी स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है? एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा, लेशमानिया और ट्राइकोमोनास। इसमें से कौन सा परजीवी जो है, पैरासाइट, परजीवी का मतलब आप पैरासाइट समझिए, ठीक है ना, परजीवी का मतलब पैरासाइट से है। इसमें से कौन सा पैरासाइट जो है या पैथोजन है वो क्या कहते हैं, वो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा का वाहक, ट्रिपैनोसोमा का कैरियर कौन है, वेक्टर कौन है, वाहक कौन है? तो इसके जो वाहक है वो सीसी मक्खी। अभी बात हुआ है, सीसी मक्खी जो है वो वाहक है स्लीपिंग सिकनेस का। सीसी मक्खी अपने साथ क्या लेके चलती है? तो ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ है, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, जो कि सीसी मक्खी अपने साथ लेकर चलती है। और जब ये मक्खी किसी को जब काटती है तो वो ट्रिपैनोसोमा उस व्यक्ति के अंदर इंटर करता है और फिर वो निंद्रा की बीमारी पैदा करता है। अफ्रीका में, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा है, इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 8 में, किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है। घरेलू मक्खी कौन सा रोग पैदा नहीं करती है, उसमें वैसे रोग की पहचान करना है। चलिए, टाइफाइड, पीला ज्वर, हैजा और पेचिस, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए पीला ज्वर, है ना। येलो फीवर जो होता है ना मॉस्किटो के काटने से होता है, मक्खी के काटने से नहीं। पीला ज्वर जो होता है ना वो मॉस्किटो के काटने से होता है। टाइफाइड मक्खी से होता है, हैजा मक्खी से होता है, पेचिस मक्खी से होता है। डिसेंट्री, है ना, पेचिस का मतलब डिसेंट्री आप समझ लीजिए, डिसेंट्री का जो वाहक है वो मक्खी है, लेकिन पीला ज्वर का वाहक जो है वो मॉस्किटो है। अतः हमारा 8 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 9 में, मियादी बुखार जिसको आप टाइफाइड इंग्लिश में कहते हैं, में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। यानी कि सवाल यह है कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इस प्रकार के सवाल बच्चों बार बार आपको देखने को मिलेंगे हर लेवल के एग्जाम में, वो चाहे इंटरमीडिएट स्तरीय हो या वो स्नातक स्तरीय हो, जो भी एग्जाम है। तो इस तरह के साइंस से रिलेटेड ही ज्यादातर सवाल आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है।
तो टाइफाइड बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स फेफड़ा, स्प्लीन तिल्ली, लीवर यकृत और इंटेस्टाइन आंत। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए आंत, ठीक है ना। ये आंत को प्रभावित करता है, इसलिए इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड का एक और नाम है आंत ज्वर, है ना, आंत ज्वर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है मियादी बुखार, ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है। इसका एक और नाम है मियादी बुखार। तो बच्चों राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? 9 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे? एटियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किस बात का? जितने लॉजी हैं आप ऐसे समझिए सब में अध्ययन होता है। तो एटियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बीमारी के रोकथाम के संबंध में अध्ययन करते हैं, बीमारी के कारण के संबंध में अध्ययन करते हैं, बीमारी का प्रसार कैसे होता है इसके संबंध में अध्ययन करते हैं, कि कैंसर के इलाज के संबंध में अध्ययन करते हैं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। एटियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कॉजेज ऑफ डिजीज, किसी बीमारी का क्या कारण है इसका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग एटियोलॉजी कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हांसेन्स बीमारी डिजीज के नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है क्या कि किस बीमारी को हांसेन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस क्या है? लिप्रोसी जिसको आप कुष्ठ रोग कहते हैं, डिप्थीरिया, पोलियो और टिटेनस। किस बीमारी को हांसेन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है? ये काफी पॉपुलर सवाल है और इसका राइट आंसर होना चाहिए लिप्रोसी, कुष्ठ, ठीक है ना। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है हांसेन्स डिजीज। तो हमारा 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आते नंबर 12 में, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को, है ना? साल में कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून। ये तो पक्का है कि 7 है। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून में क्या है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 13 में, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। एक मछली है जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है और इस प्रकार से मच्छर को मतलब मच्छर को नष्ट करती है। वो मच्छर को खा जाने वाली वो मछली है, इसलिए मलेरिया वगैरह रोकने के लिए ना ऐसे मछली को पौंड तालाब में डाल दिया जाता है ना। ये मच्छर को पनपने नहीं देती है। उस मछली का नाम क्या है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बुसिया और मिस्टस। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए गैम्बुसिया। गैम्बुसिया एक मछली है जो कि मेक्सिको की खाड़ी में ऐसी मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। यह मछली क्या करती है? मच्छर के लार्वे का भक्षण करती है और इस प्रकार मच्छर के प्रसार को रोकने में मदद करती है। तो चलिए राइट आंसर इसका हमारा 13 का राइट आंसर सी होगा। चलिए नंबर आते 14 में, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? यदि किसी व्यक्ति को स्कर्वी हो गया है, निम्नलिखित में उसको क्या खाना चाहिए जिससे उसके स्कर्वी उसको नहीं होगा या स्कर्वी ठीक हो जाएगा? आम, पपीता, आंवला और बेर। बच्चों सबसे पहले तो ये जाने ली कि स्कर्वी किसके कारण होता है, किस चीज की कमी के कारण स्कर्वी होता है। तो आप विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। पहले इस चीज को देख लेते हैं, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है। चलिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसको स्कर्वी होगा। चलिए, अब क्या चीज में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा? उसको खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी और फिर स्कर्वी हमारा ठीक हो जाएगा। वह है आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में, यूं कहें कि सबसे अधिक अगर किसी चीज में विटामिन पाया जाता है सी, तो वह है आंवला। यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है ना। जो आंवला है वो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आइएगा नंबर 15 में, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। यदि कोई देश के लोग हैं जहां पर वो पॉलिश चावल ही खाते हैं तो लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग किस बीमारी से पीड़ित होंगे? जो पॉलिश चावल खाते हैं, पेलेग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्टोमैलेसिया से। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बेरीबेरी, ठीक है ना। बेरीबेरी जो है ना वो पॉलिश किया हुआ चावल खाने से होता है, क्योंकि पॉलिश किया हुआ चावल में ना विटामिन B1 नहीं होता है
और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, 15 का राइट आंसर बी होना चाहिए। और ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। प्लेगरा किसके कमी से होता है, अभी बात हुआ है विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा होता है। चलिए, स्कर्वी आप समझ रहे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चलिए, और विटामिन डी की कमी से ओस्टोमलासिया होता है, विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलासिया होता है। ये वृद्ध में होने वाला, ओल्ड पीपल है उनमें होने वाला एक प्रमुख डिजीज है। बेरी बेरी किससे होता है, तो पॉलिश किया हुआ चावल खाने से, क्योंकि इस चावल में ना विटामिन B1 का अभाव होता है, विटामिन B1 का इसमें अभाव होता है। विटामिन B1 इस तरह के चावल में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों फाइनली हमने क्या डिसाइड किया कि राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 16 में, निम्नलिखित में से किस बीमारी का एक अन्य नाम हुफिंग कफ, जिसको आप हिंदी में कुकुर खांसी कहते हैं, है? किस बीमारी का एक अन्य नाम है ना हुफिंग कफ है? चलिए, टाइफाइड का एक अन्य नाम है हुफिंग कफ, डेंगू का एक अन्य नाम है हुफिंग कफ, बर्ड फ्लू का एक अन्य नाम है हुफिंग कफ, कि परट्यूसिस का एक नाम है हुफिंग कफ। इसको कहेंगे परट्यूसिस, परट्यूसिस, ठीक है ना, इसका जो उच्चारण है वह है परट्यूसिस। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए परट्यूसिस। परट्यूसिस का एक अन्य नाम हुफिंग कफ है। ठीक है, चलिए नंबर आते हैं, इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं 17 में, करेंगे चौलमुंगरा का तेल, है ना, जिसको आप इंग्लिश में देख रहे हैं चौलमुंगरा ऑयल, प्रभावकारी है। किस बीमारी में चौलमुंगरा के तेल का प्रयोग होता है? टिटनस में, कुष्ठ में, टीबी में और पोलियो में। बच्चों चौलमुंगरा का तेल किसी तरह की स्किन डिजीज के लिए लाभदायक होता है। कोई तरह का अगर स्किन डिजीज हो तो चौलमुंगरा का तेल उसमें लाभ देता है। चलिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि कुष्ठ रोग में हमारा त्वचा प्रभावित होता है, यानी कि त्वचा का रोग है ना। हालांकि वो नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, लेकिन वो त्वचा का रोग है। और त्वचा के रोग में चौलमुंगरा का तेल बहुत प्रभावकारी होता है। इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कुष्ठ रोग होना चाहिए। किस रोग में चौलमुंगरा का तेल प्रभावकारी होता है? तो वह कुष्ठ रोग, जिसको आप इंग्लिश में ना लेप्रोसी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। अतः हमारा 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में, करेंगे सर्वाधिक धीमी गति से होने वाला संक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी स्लोएस्ट गति से बढ़ती है आगे? वो होने में काफी वर्षों समय ले लेंगे। ठीक है, चलिए कौन सा भाई रोग है? एड्स, सिफिलिस, कुष्ठ और प्लेग। तो बच्चों सबसे अगर धीमी गति से बढ़ने वाली कोई संक्रामक बीमारी है तो वह है लिप्रोसी। ठीक है ना, वो है लिप्रोसी, यानी कि हमारा 18 का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। आते हैं नंबर 19 में, निम्नलिखित में से किस बीमारी का वायरस अब तक ज्ञात सबसे छोटा आरएनए वायरस है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही टिकली सवाल। किस बीमारी का जो वायरस है अब तक का सबसे छोटा वो आरएनए वायरस है? चलिए, चेचक का, रेबीज का, एड्स का और खसरा का। किस बीमारी का जो वायरस है वो क्या कहते हैं, वो सबसे छोटा वो आरएनए वायरस है। बच्चों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि इसका राइट आंसर पोलियो होना चाहिए। ठीक है ना, पोलियो का वायरस, ये क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे समय इनमें से कोई नहीं, या तो इसमें आप पोलियो आपको डालना होगा, है ना। इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है जिसका वायरस अब तक अज्ञात सबसे छोटा वायरस है। पोलियो का जो वायरस है ना, पोलियो का वायरस है वो स्मॉलेस्ट नॉन, आप ऐसे समझिए, स्मॉलेस्ट नॉन वो आरएनए वायरस है ना, स्मॉलेस्ट नॉन आरएनए वायरस है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर पोलियो होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई पोलियो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर पोलियो होगा। पोलियो का वायरस सबसे छोटा आरएनए वायरस है। चलिए, तो हम इसका आंसर पोलियो मान के चले। नंबर आइएगा 20 में, कुनैन की छाल, है ना, कुनैन की छाल का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? किस बीमारी के उपचार में हम कुनैन की छाल का प्रयोग करते हैं? टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया और इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए मलेरिया। मलेरिया के इलाज में, है ना, कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यानी कि 20 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 21 में, करेंगे निम्नलिखित में से किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट की जाती है? एलिसा जांच किस रोग का पता लगाने में किया जाता है?
या हम यूं कहें कि एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? चलिए, कैंसर, एड्स, लकवा, ब्रोंकाइटिस। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए एड्स। एड्स के जांच में एलिसा टेस्ट काम करता है, या एलिसा टेस्ट के माध्यम से एड्स कंफर्म किया जाता है। एक और टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट, एक और टेस्ट है, ठीक है ना। एलिसा टेस्ट के अलावा एड्स के जांच के लिए एक और टेस्ट है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसका भी संबंध जो है ना एड्स की जांच से है, एड्स की जांच से है। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। इसका मतलब है 21 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आते 22 में, एंटमीबा जिंजीवालिस, है ना। एंटमीबा जिंजीवालिस का संक्रमण होता है किस माध्यम से? एंटमीबा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए, दूषित भोजन और जल द्वारा इसका संक्रमण होता है, किसिंग द्वारा इसका संक्रमण होता है, मिट्टी के द्वारा इसका संक्रमण होता है, वायु द्वारा इसका संक्रमण होता है। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। एंटमीबा जिंजीवालिस का संक्रमण किसिंग, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस करता है तो इससे जो माउथ का जो अमीबा है पायरिया, इसका ये पायरिया के लिए जिम्मेदार है। एंटमीबा जिंजीवालिस पायरिया के लिए जिम्मेदार है। और पायरिया का प्रसार कैसे होगा? जब एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है पायरिया से यदि किसी दूसरे हेल्दी व्यक्ति को किस करता है तो इससे एंटमीबा जिंजीवालिस का ट्रांसमिशन होता है। इस प्रकार एंटमीबा जिंजीवालिस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में प्रवेश करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 22 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा, PCV13 टीका दिया जाता है किस रोग में? PCV13 टीका दिया जाता है टीबी में, निमोनिया में, मलेरिया में, डेंगू में। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए निमोनिया में। निमोनिया में PCV13 नाम का एक वैक्सीन दिया जाता है, यानी कि 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? मतलब हम यूं कहें कि अब तक इस बीमारी का टीका नहीं बना है। कौन सी भाई बीमारी है जिसका टीका नहीं है? तो चलिए, डिप्थीरिया का, कुकुर खांसी का, टीबी का और चिकन पॉक्स का। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का टीका अभी तक बना नहीं है। डिप्थीरिया का टीका डीपीटी, देखिए डीपीटी जो टीका है ना ये दिया जाता है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टेटनस। यानी कि डिप्थीरिया का टीका है ना, पर्ट्यूसिस को कुकुर खांसी कहते हैं, पर्ट्यूसिस को कुकुर खांसी कहते हैं, यानी कि कुकुर खांसी का टीका है। बीसीजी टीका दिया जाता है टीबी में, ये तो अभी बताया गया था कुछ देर पहले। बीसीजी टीका दिया जाता है टीबी में, लेकिन चिकन पॉक्स का कोई भी ना एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करने वाला, पहले समझा जाए, एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करने वाला कोई भी टीका नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी जो प्रदान करे ऐसा कोई टीका अभी तक नहीं बना है, ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनिटी देने वाला कोई टीका नहीं है, देने वाला कोई टीका नहीं है। तो बच्चों राइट आंसर होना चाहिए 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइएगा 25 में, जापानी एंसीफ्लाइटिस का कारक होता है। जापानी एंसीफ्लाइटिस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजुआ के कारण और फफूंद के कारण। बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 25 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 26 में, कह रहे क्या? मस्तिष्क मतलब ब्रेन तथा मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड पर चढ़ी झिल्ली में, है ना, जो मस्तिष्क में जो झिल्ली होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो झिल्ली होता है, सूजन आ जाने से होने वाला कौन सा रोग है? मतलब अगर सूजन आ गया, उस झिल्ली में सूजन आ गया तो उस रोग को हम क्या कहेंगे? चलिए, ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और मेनिंजाइटिस। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और मेरुरज्जु नहीं समझ में आता हो तो आप स्पाइनल कॉर्ड समझिए। पर चढ़ी झिल्ली में, उस पर एक झिल्ली चढ़ा हुआ होता है, यदि उसमें सूजन आ जाए तो व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? ल्यूकीमिया, एक बार फिर से, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस और मेनिंजाइटिस। बच्चों इसका राइट आंसर मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस को ना मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है। मेनिंजाइटिस को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का बुखार। यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा 26 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा 27 में, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? एक बार बात को फिर से, कह रहा है क्या कि सुअरों को
अगर मानव रिहायशी क्षेत्र से अगर हम दूर रखते हैं तो इसमें किस बीमारी का उन्मूलन हो सकता है? इसका मतलब है कि उस बीमारी का जो वाहक है वो सूअर होते हैं। आप ऐसा समझिए, जो उस बीमारी के जो वाहक होते हैं वो सूअर होते हैं, और वो राइट आंसर है बी, जापानी एंसेफेलाइटिस का। अगर सूअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखते हैं तो जो बीमारी का जो उन्मूलन होगा वो होगा जापानी एंसेफेलाइटिस का। इस रोग का जो वाहक है वो कौन है? सूअर है। अब देखिए, अब सूअर से ये मानव में कैसे आता है? अब सूअर को मच्छर काटेगा, मच्छर इस कहने का मतलब है कि जापानी एंसेफेलाइटिस के जो वायरस हैं वो उसको अपने साथ कैरी करेगा और फिर वो ह्यूमन में पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सूअर को अगर हम इस मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखते हैं तो इस रोग का उन्मूलन करने में हमें मदद मिलेगा। यानी कि 26 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 28 में आइएगा, करें कि निम्नलिखित में से कौन पोटासियम अल्पता मतलब डिफिशियंसी से संबंधित है? यदि शरीर में पोटासियम की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग हो सकता है? हमारा सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन पोटासियम डिफिशियंसी से संबंधित है? चलिए, गुर्दा क्षति एवं पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्तल्पता मतलब कि ब्लड की कमी, आप ऐसे समझिए खून की कमी, सरल भाषा में समझिए खून की कमी, और जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए, अगर पोटासियम की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? क्या हमारा गुर्दा जो किडनी है वो डैमेज कर जाएगा? क्या हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा? क्या हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी? क्या जोड़ों का दर्द होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। ये लो ब्लड प्रेशर को जन्म देता है इसकी कमी, लो ब्लड प्रेशर को ये जन्म देता है, पोटासियम की कमी जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। इसका मतलब 28 का आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 29 में, करें कि दूषित भोजन तथा जल निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? कौन सा रोग दूषित जल और भोजन से फैलता है? सवाल यह है, प्लेग, खसरा, डिप्थीरिया और टाइफाइड। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए टाइफाइड। टाइफाइड का जो प्रसार होता है, इसके जो वाहक है, इसके जो वेक्टर है, कैरियर है, वो दूषित इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड, आप ऐसा समझिए कंटामिनेटेड, ठीक है ना, मतलब दूषित, ठीक है ना, फूड और वाटर जो है, भोजन और जो जल है वो आपके टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है। यानी कि 29 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइएगा 30 में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसटीडी है? एसटीडी का मतलब आप ऐसे समझिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, T4 ट्रांसमिटेड और D4 डिजीज। तो सवाल ऐसे पूछा है कि इसमें से कौन सा एसटीडी है? चलिए, गोनोरिया, लकवा और सिफिलिस। चलिए, ऑप्शन दिया है 1 2 1 3 2 3 1 2 3। बच्चों इसमें गोनोरिया और सिफिलिस को एसटीडी कहा गया है, लकवा एसटीडी नहीं है। लकवा सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता है, लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस जो होते हैं ना, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले रोग हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3, यानी कि हमारा 30 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते हैं नंबर 31 में, डॉट का संबंध किस बीमारी के इलाज से है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? पहले देखते हैं, पहले ऑप्शंस को देखते हैं। कैंसर, खसरा जिसको आप मीजल्स कहते हैं, अंग्रेजी थोड़ा सा देख लिया जाए, निमोनिया क्लियर है और टीबी क्लियर है। किस बीमारी के इलाज के लिए है ना डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर टीबी होना चाहिए। पहले के लोग टीबी के ट्रीटमेंट में ना काफी अनियमितता बरतते थे, काफी लापरवाही बरतते थे, जिससे दूसरे को टीबी हो जाने का डर होता था। तो सरकार ने एक परियोजना शुरू किया जिसका नाम है डायरेक्ट, है ना, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, और टी से हो गया ट्रीटमेंट, और टी से हो गया ट्रीटमेंट। तो इसके इलाज के लिए डॉट एक अभियान चलाया गया जिससे कि लोगों को नजर में रख करके दवा दिया गया, ठीक है ना। तो डॉट का संबंध टीबी के इलाज से है, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइएगा 32, फाइलेरियसिस रोग होता है, फाइलेरिया जिसको आप कहते हैं कॉमनली शब्द में फाइलेरिया कहिए, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर का नाम है, मादा एनोफिलीज द्वारा, ये भी मच्छर है, घरेलू मक्खी द्वारा, पिस्सू द्वारा।
फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा। ये मादा एनोफिलीज द्वारा नहीं होता है, वो क्यूलेक्स द्वारा होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है, इसके काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। यानी कि हमारा 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। आइएगा नंबर 33 में, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर पर काले धब्बे या चकत्ते निकल आते हैं? इसका लक्षण है, इस रोग का लक्षण है। किस रोग में शरीर पर काले काले दाग धब्बे जैसे निकल जाते हैं? प्लेग में, कालाजार में, एड्स में, निमोनिया में। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए प्लेग में। प्लेग का एक सिम्टम है कि इसमें शरीर पर काले काले धब्बे या चकत्ते निकल जाते हैं। 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा 34 में, ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। पहले ये तो समझ ले कि ट्रिपल एंटीजन कहा किसको जाता है। देखिए डीपीटी का एक और नाम है ट्रिपल एंटीजन। डीपीटी को ना कहा गया ट्रिपल एंटीजन। पहले आप ऐसे इसको सरल भाषा में समझ लें, इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। अब आंसर चुनना बहुत आसान है। ट्रिपल एंटीजन अगर हमें क्लियर हो गया कि डीपीटी एक ट्रिपल एंटीजन है, तो यहां से रोग हम निकाल सकते हैं। D4 डिप्थीरिया, P4 परट्यूसिस और T4 टेटनस। ओके, चलिए टीबी तो इसमें है नहीं, डीपीटी में तो टीबी है नहीं, यानी कि कैंसिल। कुकुर खांसी है, यही परट्यूसिस का है ना, परट्यूसिस इसका एक अन्य नाम है, परट्यूसिस इसका एक अन्य नाम है। और हैजा लेकिन ये नहीं होगा, यानी कि केवल हमारा कुकुर खांसी बचा। हमें सारे रोग देखना है जिसके लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। कुकुर खांसी ठीक है, ये तो ठीक है। छोटी माता गलत है, छोटी माता के ट्रिपल एंटीजन से कोई मतलब नहीं है। टेटनस ठीक है, तो दो तो सही मिला, एक गलत मिल गया। चलिए कुकुर खांसी ठीक है, डिप्थीरिया ठीक है, टेटनस ठीक है। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइएगा 35 में, निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? एक तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कुनैन की छाल का प्रयोग मलेरिया के इलाज में करते हैं। फिर मलेरिया के इलाज में और क्या हो सकता है ना? क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्वीन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्लोरोक्वीन का प्रयोग है ना मलेरिया के इलाज में किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि 35 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 36 में, निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण वायरस नहीं है? आपको खोजना है कि कौन सा बीमारी वायरस से नहीं होता है। चलिए, जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा, मॉम्स और टाइफाइड। देखिए बच्चों, ये जो तीनों बीमारियां हैं ना, ये वायरस जनित है, ये वायरस से होने वाले हैं। ये इसको कहते हैं वायरस जनित बीमारी, जो वायरस से होते हैं। लेकिन आंत ज्वर या टाइफाइड आप कहिए, ये बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। इसी बैक्टीरिया के वजह से ना टाइफाइड होता है, जो कि हमारे आंत को प्रभावित करता है। यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइएगा 37 में, घाव भरने में सहायक विटामिन है। कौन सा विटामिन घाव भरता है? चलिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, 37 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 38 में, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण या सर्जिकल ट्रांसप्लांट किया गया था। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? सवाल आपका यह है, मानव हृदय का, इसको आप कहिए फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, विलियम डी व्रीज द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, गेरहार्ड हेंसन द्वारा और जोसेफ लिस्टर द्वारा। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है ना, क्रिश्चियन बर्नार्ड पहला वैज्ञानिक थे या डॉक्टर थे जिन्होंने है ना ह्यूमन मानव हृदय का मतलब कि ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 38 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। आइएगा 39 में, ट्राकोमा एक बीमारी का नाम है, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा हमारा अंग है जो कि ट्राकोमा उसको अटैक करता है? कान, आंख, गला और मस्तिष्क। बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना, 39 का राइट आंसर बी होगा। ट्राकोमा जो है एक वायरल डिजीज है। ट्राकोमा क्या है? ट्राकोमा इज अ वायरल डिजीज। ठीक है ना, वायरल डिजीज है और यह हमारे आई को प्रभावित करता है। ठीक है ना, हमारे आई इससे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि 39 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 40 में, एटीएस दिया जाता है। किस स्थिति में एटीएस दिया जाता है?
डिप्थीरिया के खतरे को टालने के लिए, कैंसर के खतरे को टालने के लिए, लॉकजा के खतरे को टालने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए एटीएस का पूरा नाम क्या है, एंटी टी फॉर टेटनस, यहां से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और एस फॉर सीरम, यानी कि हमारा एटीएस दिया जाता है टी फॉर, जैसे कि मैंने कहा कि टी फॉर टेटनस। लॉकजा, टेटनस का दूसरा नाम लॉकजा है, तो लॉकजा का मतलब टेटनस, यानी कि लॉकजा के खतरे को टालने के लिए। इसका मतलब है कि 40 का राइट आंसर हमारा सी होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 40 एमसीक्यू को देखा है जो कि डीजी से संबंध रखते हैं। बच्चों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे भी लाभ पा सके। यदि आपको वीडियो में बताए गए किसी आंसर से असहमति हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल आप अपना रख सकते हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।